हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट दूसरा सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे। तो बिना समय गंवाएं आप सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करिएगा, उनके सॉल्यूशन पर फोकस करिएगा और किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे उस तरीके पर भी फोकस करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। और अभी तक फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एसएससी ने थोड़ा सा पैतरा अपना बदला है कि वो जो क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी है और जो पेपर कराने वाली कंपनी है, वो इस तरह से उसने उनको दो भागों में विभाजित किया है। मतलब कि एक नई कंपनी की भी ज्वाइनिंग होनी है जो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक का काम करेगी, और जो आपकी TCS है वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो इस तरह से हो सकता है आगे मतलब प्रीवियस ईयर कितना मायने रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, वो आप जैसा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उस हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो आज अभी आप ही सीखिए और देखिए, जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। देखिए, जो पहला सेंटेंस है इसमें आपको ये स्पॉटिंग एरर से लेकर ये क्वेश्चन जो पहला है ये स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें आसानी रहेगी। और अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा है ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। अब आप भी समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और उसमें जो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है उसको आपको क्लिक करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ही वाज केयरफुलर। देखिए, ये जो केयरफुलर है ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। और आप भी जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज तभी करते हैं जब हम दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं हो रही है, इस वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ही वाज मोर केयरफुल, फिर से कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है ही वाज मोस्ट केयरफुलर। केयरफुलर ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे तीसरा भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो है ही वाज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा और सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है 4 नंबर, ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। यानी एक जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर शी हैड विद अ यंग लेडी हु केम टू इंक्वायर अबाउट म्यूजिक लेसन्स। यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा है जो सेंटेंस में गलत तरीके से लिखा। अब आप ये देखिए कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि पियानो है, ये भी सही है। दूसरा इंक्वायर भी सही है। इनकाउंटर जो होता है इसकी मीनिंग यहाँ सेंटेंस में यहाँ पे ये मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है, तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, जी थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो इनकाउंटर होगा, वो सेंटेंस में गलत तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आप ये देखिए, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर डैश अ मदर। अब अगर आपने क्लास 12th में सही से पढ़ा होगा तो आपको भी याद होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो, हालांकि ये 9th में भी पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, ये कंजक्शन है तो बैक टू बैक आपको पढ़ाए ही जाते हैं। तो जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है ये एक पेयरिंग कंजक्शन होता है, जैसे आइदर और नाइदर नार होता है, उसी तरह से ये नॉट ओनली और बट आल्सो भी होता है। तो यहाँ पे जो नॉट ओनली है वो डिमांड करता है बट आल्सो की, तो बट ऑफन एंड बट ये तीनों नहीं होंगे, तो चौथा ऑप्शन बट आल्सो यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यानी चौथे क्वेश्चन की। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है स्टर्न। इसमें आपको सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से देखना। यहाँ पे एंटोनेम पूछा गया है, और कभी कभी होता है कि एंटोनेम पूछा जाता है और हम जल्दीबाजी में सिनोनिम उसका क्लिक कर देते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और एंटोनेम पूछा गया तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि स्टर्न मीन्स क्या होता है। आप सबसे पहले अगर अपने यहाँ पे देखें ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले वर्ड पर फोकस करेंगे
कि जो स्टर्न होता है, तो स्टर्न मीन्स होता है कठोर या बहुत गंभीर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी जो बहुत सौम्य हो, सरल हो, वो इसका एंटोनिम होगा। तो अब ये जानते हैं कि मीनिंग क्या होती है। पहला जो ऑप्शन है लेनियंट है, तो लेनियंट मीन्स होता है नरम या सौम्य। तो देखिए आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, यानी पहला जो ऑप्शन है लेनियंट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो दूसरा है, अन्य ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं। प्रोफाउंड, यानी प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा या गहन, तो जिसको हम वेरी स्ट्रांगली यानी अधिक प्रबल कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है मजबूत, या जिसे हम कहते हैं ये चीज़ स्टेबल है, यानी वो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, अपरिवर्तनीय है, तो ये होता है स्टेबल मीन्स। और सिंसियर आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सिंसियर होता है, सच्चा होता है, वास्तविक होता है, उसको हम सिंसियर की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। 5th नंबर क्वेश्चन, select the option that contains an error. A sooth voice must parts of the following sentence have been given as options. यानी a sooth voice must parts of the following sentence have been given as options. जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, तो वो भी इसका अवश्य पार्ट है एक। तो आप एरर किस में है ये आप देख सकते हैं। तो कॉन्वे बोथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। तो देखिए फ्यू की कंपोनेंट्स ये बिल्कुल सही है। कॉन्वे बोथ कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल सही है। विच कैन बी ये भी बिल्कुल सही है। असूथ वॉइस ये यहाँ पे गलत तरीके से दिया हुआ है, उसको इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि सेंटेंस में एरर को शो करता है। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है हेजिटेट। हेजिटेट में आपको साइनोनेम बताना है, यानी इसका साइनोनेम क्या हो ये आप इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। यहाँ पे ये साइनोनेम पूछा गया, तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि हेजिटेट मीन्स क्या होता है। कई वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी है जो हम रेगुलर बोलते हैं अपनी बातचीत की भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सेंस हमको इंटरनली पता होता है, बट अगर एक्सप्रेस करने की बात हो तो हम वो नहीं बता पाते। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत कि जो भी चीज़ें हम बोलते हैं रोज़मर्रा की अपनी डेली लाइफ में, तो उन चीज़ों को भी माइंड में रखने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि हेजिटेट आ गया है, और हेजिटेट मीन्स होता है हिचकना, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा नर्वस फील करना, हेजिटेट होना यानी हिचकना। तो यहाँ पे साइनोनेम है, देखिए ब्लैबर मीन्स तो होता है बकबक करना, यानी बेतुकी बातें करना। और फाल्टर, फाल्टर मीन्स क्या होता है, फाल्टर मीन्स होता है लड़खड़ाना या अस्थिर होना। तो यहाँ पे साइनोनेम पूछा गया है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ये यहीं पे दूसरा ऑप्शन जो है फाल्टर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप ये देख लीजिए। और जो तीसरा है रिक्वाइल, तो रिक्वाइल मीन्स होता है पीछे हटना, और ये जो कंसील है, कंसील मीन्स होता है छिपाना, यानी ये हाइड का साइनोनिम है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है 7th नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड की बात की गई है, तो यहाँ पे जो वहाँ पे होता है, कभी कई बार होता है एग्जाम्स में कि अंडरलाइन नहीं की होती, आपको खुद ही समझना होता है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे एरर शो करता है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो हिज ब्रेकफास्ट है, ये आप अगर पहचान पाए होंगे, तो हिज ब्रेकफास्ट है, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा, ये वाला इट्स होगा, या ये होगा, या इट होगा, या इट इज़ होगा। तो आप भी जानते हैं कि जो ये इट्स होता है ये आपका पोजीशन होता है, और जो ये इट्स होता है एपोस्ट्रॉफी वाला, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी इट इज़, इट वाज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिवनेस दर्शाई गई है। तो यहाँ पे इट्स ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। यानी 4 भागों में सेंटेंस को बांटा गया है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है, और उसमें माने 3 सेंटेंस आपको सही दिए गए हैं, 3 पार्ट उसके, और जो एक पार्ट है उसमें एरर है। तो आप ये बताएंगे किस में एरर है। तो देखिए सेंटेंस को आप पहले पूरा पढ़िए। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाई अ लैपटॉप, यानी ही टोल्ड मी। अब आप ये समझ पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो सेंटेंस होता है वो पूरी तरह से मतलब चेंज्ड होता है,
जैसे अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कॉमा एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं तो उनमें हम तो ये जो हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हम नॉर्मली किसी भी तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो बिल्कुल एक सुटेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो ही टोल्ड मी यहाँ पे यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आगे वाला जो पार्ट है वो भी पास्ट में ही होगा। तो दैट ही गोज, इसमें पूरी तरह से एरर है। यहाँ पे दैट ही वेंट टू द मार्केट, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है, दैट ही गोज, ये दैट ही गोज नहीं दैट ही वेंट होगा। और जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। यहाँ पे ईडियम कौन सा है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं तो जो द एग्जीक्यूटिव्स वर, जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो एक सर्किल में ही घूम रहे थे बिना किसी सफलता के। यानी आप प्रयास करते रहें, कोई भी रिजल्ट ना मिल रहा हो तब भी प्रयास करते रहें, इसका ये मतलब है और इसका सीधा सा अर्थ भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, नहीं ये नहीं होगा। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट, मतलब जो वर्थवाइल रिजल्ट, जो एक सुटेबल रिजल्ट है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एफर्ट्स ही होके रह गए हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अब बिना टाइम गंवाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि हमको आंसर मिल गया, हमको टाइम सेव करना है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो एरर, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो आपको ये बताना है कि मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। यहाँ पे अगर कुछ सुधार करना हो तो आप उसको बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप सेंटेंस में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न, तो यहाँ पे जो बॉर्न है आप ये भी जानते हैं कि बियर मीन्स होता है सहन करना और बियर मीन्स होता है जन्म देना। कोई खुद को जन्म तो नहीं दे पाता है ना, उसका जन्म किसी न किसी से होता है। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में होगा। जैसे आपने कई सेंटेंसेस पढ़े होंगे, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, इस तरह से। तो जो जन्म देना ये एक प्रक्रिया दूसरे के द्वारा होती है, तो इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो सेंटेंस होगा मैनी ग्रेट पीपल वर बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज, क्योंकि पीपल है तो प्लूरल होगा और बॉर्न को हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कॉल इट अ डे। देखिए इडियम्स की मीनिंग है कई बार आप मैच कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है या हम कहें कि इडियम है कॉल इट अ डे, तो कॉल इट अ डे का जो मतलब होता है वो होता है टू स्टॉप वर्किंग, किसी भी कार्य को रोक देना। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक बार आपके सामने स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या सही होना चाहिए क्या नहीं। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो पूरा सही है, क्योंकि इट इज कॉमनली बिलीव्ड बिल्कुल सही है, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म, यहाँ पे बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पहले द भी लगा है। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये भी सही है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सेंटेंस सही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट के पहले जो द लगा है ये यहाँ पे क्यों नहीं लगा होना चाहिए। इसके 2 केसेस होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करना कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो जनरली है वो गवर्नमेंट के पहले द का यूज नहीं होता है, यानी जब कोई कॉन्सेप्ट दिया होता है तो उस कॉन्सेप्ट में हम द गवर्नमेंट के पहले द का यूज नहीं करते। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक इंटेंशंस होते हैं तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट के पहले द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक इंटेंशंस की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें जो एरर होगी वो ऑफ द गवर्नमेंट, यानी तीसरा जो फॉर्म है इसका, तीसरा जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, लेकिन पार्ट गलत। 13 नंबर क्वेश्चन है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूति रखने वाला या दयावान, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा और इसका एंटोनेम आपको बताना है। तो एंटोनेम क्या होगा इसकी बात करें तो मर्सीलेस। मर्सीलेस मीन्स होता है निर्दयी। तो देखिए दयावान और इसका निर्दयी, यही बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको आंसर के तौर पर यहाँ पे मिल गया। और जो लोनेली होता है इसका मीन्स अकेला होता है। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है आपका हताश या कुंठित होता है। और जो कैरिस्मेटिक है तो कैरिस्मेटिक मीन्स होता है करिश्माई या आकर्षक, करामाती, जिस तरह से आप कह सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपको बढ़िया लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया गया है और इसमें स्पेलिंग एरर की बात की गई है कि कौन सी जो मीनिंग है। तो आप
इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, आपको इसको देख करके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको मीनिंग गलत मिल जाए बस वहीं पे आपको जा करके क्लिक कर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। ओजोन इज़ अ रिएक्टिव गैस। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आपको पच नहीं रहा होगा रिएक्टिव जो लिखा है, क्योंकि रिएक्टिव आपने ऐसे कभी देखा ही नहीं होगा, री और एक्टिव। तो यहाँ पे एक्टिव जो होता है वहाँ पे ईवी नहीं वीई होता है। तो पहला ये जो ऑप्शन है आपका, ये आंसर सही है, लेकिन जो लिखा है वो गलत तरीके से। तो आपको आंसर मिल गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत जंप करते हैं। यहाँ पे जो है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, फिर से आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। यहाँ पे क्या सुधार करना है आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ तक देखिए, इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल, बिल्कुल सही। फॉर प्रोफेशनल्स, बिल्कुल सही। टू सर्वाइव्ड, अच्छा टू के बाद सीधे थर्ड फॉर्म आती देखिए आपने कभी नहीं ना, तो यहाँ पे टू सर्वाइव होना चाहिए तो सही हो सकता था। तो यहाँ पे एरर तो इसमें है, लेकिन अब इसका सही फॉर्म क्या होगा ये आप देखिए। तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा टू बी सर्वाइव हो नहीं सकता, क्योंकि टू बी लगा तो फिर आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपका ये बिल्कुल सही हो नहीं सकता। हैविंग टू सर्वाइव ये होता नहीं है। फॉर सर्वाइविंग, फॉर है उसके साथ ये जीरंड की डिमांड करता है, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो तीसरा ही होगा। तो यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन क्लिक कर देंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्पेलिंग एरर से रिलेटेड है कि कौन सा सेंटेंस है। एक सेंटेंस ऊपर दिया गया है जिसमें कोई ना कोई मीनिंग आपको एरर के फॉर्म में दी गई है, और उसी एरर को आप ये देख सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये आप देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन। आप जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू, तो यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन मीनिंग दी गई है वहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन में आप मीनिंग देख पा रहे होंगे। जो प्रिजर्वेशन की मीनिंग होती है वो SER होती है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में SAR दी गई है। तो प्रिजर्वेशन आप ये देख पा रहे होंगे सभी में AR है, और जो पहला ऑप्शन है उसमें ही ER है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यानी फिर से आपके सामने एक इनडायरेक्ट फॉर्म का सेंटेंस है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट फॉर्म में जो सेंटेंस लिखा होता है वो पूरी तरह से चेंज्ड होता है। आप उसके रूल्स को देखेंगे उसमें ही कोई ना कोई एरर छुपी होगी। तो ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड, देखिए जो हैव है वो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट कर रहा है, जबकि यहाँ पे सेड दैट लगा है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट डिनोट कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में ही सेंटेंस बनेगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह हैड होने की जरूरत है। तो ही सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ईडियम आपके सामने फिर से आ गया है, स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द मीन्स ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने होंगे। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है टू रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, यानी बिना किसी उद्देश्य के किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसका भी यही आंसर है। और जो 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। अच्छा, आपने अपनी स्टडी लाइफ में कभी भी शुड के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म का यूज देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि शुड है ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ये जो है तो ये शुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म की डिमांड करता है। यानी हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड गो टू सी। तो यहाँ पे आप क्या सही करेंगे? गो टू, यानी दूसरा जो ऑप्शन है ये आप इसको सही करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। यानी इन्स एंड आउट्स ये आपको अंडरलाइन वहां पे दिया होगा। तो इन्स एंड आउट्स का जो मतलब है वो इस ईडियम का मतलब क्या है? अब ये एक ही पेपर का सेट है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पॉटिंग एरर और ईडियम्स कितनी भारी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो इनमें कितना ध्यान देने की जरूरत। तो इन्स एंड आउट्स मीन्स क्या होता है? द पुलिस इंस्पेक्टर जो है, पुलिस इंस्पेक्टर वो जानता है इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस, जो मर्डर केस है उसके बारे में क्या जानता है? ऑल द विटनेसेस, पूरे गवाहों को, लॉज, कानून, लॉयर्स एंड जजेस, यानी लॉयर्स को, वकीलों को और जजेस को जानता है, या फुल डिटेल्स या पूरी जानकारी रखता है। तो यहाँ पे फुल डिटेल्स जो है वो उसका सही आंसर होगा। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाएगी कि आप किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे।
और ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे, कि जो पैराग्राफ दिया गया है, जो पैसेज आपको दिया गया है इसके लिए क्लोज टेस्ट के लिए, तो इस क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को, ये जो टॉपिक है इसको आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने कभी पढ़ा या सुना होगा तो वो आपके लिए इजी हो सकता है, नहीं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा लेवल उसका डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपने फोटोसिंथेसिस, ये तो आपने 5th क्लास में ही पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ये भी आप भी जानते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं, यानी भोजन का निर्माण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो मिलकर किस तरह से बदलता है ऑक्सीजन, और उसके जो फूड है उसके फॉर्म में कैसे बदलता है, जो कि एक पर्णहरिण जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसकी उपस्थिति में उसके निर्भरता होती है यहाँ पे। और जो हम बताएं कि आपको, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो ब्लैंक है उस पर क्या भरा जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज द एरिया, गेस, प्रोसेस या काउस। तो क्या एरिया है एक? नहीं। गेस है? नहीं। प्रोसेस है? यस। Photosynthesis is the process used by plants, algae and some bacteria to turn sunlight into energy. जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा में वो बदलते हैं, उसका एक ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही होगा। पहले ब्लैंक का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, तो आगे पढ़ते हैं कि द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू। अब आप देखिए छोटी छोटी चीजों से भी आंसर आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे इनटू दिया गया है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज बदली जा रही है। तो इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, मैंने अभी आपको बताया कि आपने टॉपिक पढ़ा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिल करके किस में परिवर्तित होते हैं, जब एक प्रक्रिया के बाद, एक प्रोसेस के बाद गुजरते हैं, तब वो भोजन और ऑक्सीजन के तौर पर बाहर निकलते हैं। तो जो भोजन होता है उसका यूज पौधे अपने वृद्धि में कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमें दे देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस केमिकली एक्सीड्स, नहीं। क्रेट्स, नहीं। कन्वर्ट्स, यानी बदल रहा है ना, तो कन्वर्ट्स होगा इसका सही आंसर, और बॉस से कोई लेना देना नहीं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है यानी तीसरा ब्लैंक है, उसमें क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन ऑफन क्रिएट्स, बनाती है? नहीं। ये क्लोरोफिल बनाती नहीं है, ये उस पर निर्भर है, उस पर काम करती है। वांट्स, चाहती है? नहीं। रिलाइज यानी उस पर निर्भर करती है, तो उससे जुड़ी हुई है, उसकी सहायता से ही जो ये प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये प्रोसेस अधूरा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलाइज है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो तीसरा ब्लैंक है उसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो चौथा यानी ब्लैंक है, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द डैश आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ये ही वायुमंडल में ऑक्सीजन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, यानी यही एक इसका कारण है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा रीजन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है यानी लास्ट ब्लैंक और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन वाया माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश एयर, एफॉर एयर नहीं, क्लोज एयर नहीं, डिस्टेंट एयर नहीं, सराउंडिंग एयर। जो प्लांट्स हैं वो अपने आसपास की, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे अगर पेड़ लगा है तो अपने से 20 किलोमीटर दूर की एयर को एब्जॉर्ब करे, अपने आसपास की यानी सराउंडिंग एयर को एब्जॉर्ब करता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है सराउंडिंग एयर, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही, और ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं फिर एक नई क्लास में किसी वोकैब की क्लास के साथ, या फिर एक प्रैक्टिस सेट और होगा, वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।